गुरुजी नमस्कार। गुरु जी प्रणाम। मैं आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत सुने। होता क्या है कि मेरी क्लास में वैसे ही बोलना कम होता है क्योंकि टेक्निकल तो आपके हिस्से है, तो वैसे ही चांस कम है। देखिए, जो ज्ञानवर्धक बातें हैं वो तो आपने सर से सुन ली हैं, समझ ली हैं और बहुत अच्छी बात है। हम जो D7 की बात करने जा रहे हैं, और अभी तक आप ये चीज समझ गए होंगे कि ये विशेष रूप से चर्चा संतान पर हो रही है। पर प्रश्न ये उठता है कि संतान क्यों चाहिए? तो संतान क्यों चाहिए अगर हम धार्मिक ग्रंथों में पढ़ते हैं तो उसमें आता है ऋण मुक्ति के लिए, स्वयं की मुक्ति के हेतु हर इंसान संतान को पैदा करता है। प्राकृतिक रूप से जो प्रकृति का हमारे ऊपर ऋण है, उस प्रकृति को धारा प्रवाह चलायमान करने के लिए, इस संसार को आगे बढ़ाने के लिए हर व्यक्ति अपने जैसा एक जीव इस संसार को देता है। मुद्दा अब ये बनता है कि हर व्यक्ति इस संसार को जो देता है वो इसलिए भी देता है क्योंकि वो एक कर्जवान है परमेश्वर का, इस प्रकृति का, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने देश का। उस कर्ज को उतारने के लिए उसको फर्ज बनता है इस संसार को एक ऐसी संतान दे जो संतान इस संसार के लिए, इस समाज के लिए बहुत अच्छी साबित, यानी कि इस प्रकृति का ऋण चुकता करने के लिए। जब हम संतान की बात करते हैं तो इसका मतलब है D1 चार्ट के पंचम भाव की बात चल रही है, और पंचम भाव पूर्व जन्म के पुण्यों का भाव है। संतान हमें पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों के द्वारा मिलती है, और यदि पूर्व जन्म के पुण्य शक्तिशाली नहीं होते पर वो हमें दुखी करने के लिए, इस संसार को दुखी करने के लिए प्राप्त होती है। ये आज की क्लास हर व्यक्ति के लिए, हर पुरुष के लिए, हर स्त्री के लिए ये क्लास बहुत बहुत अनिवार्य क्लास है। एक्चुअली में संतान उत्पन्न करने से पूर्व हर किसी को अपनी कुंडली का D7 चार्ट का अध्ययन करना चाहिए। D7 चार्ट आपको बताता है कि आप जिस संतान को उत्पन्न करने जा रहे हैं वहां पर क्या क्या फ्लॉज हैं, वहां पर क्या क्या परेशानियां हैं, और उसके लिए हमें कौन सी रेमेडीज करनी चाहिए। संतान उत्पन्न करने के बाद रेमेडीज का कोई महत्व नहीं रह जाता, या आप कह सकते हैं इतना ज्यादा महत्व नहीं रह जाता। संतान 3 प्रकार से इंसान पैदा करता है। एक होता है दिमाग से, एक होता है दिल से, और एक होता है परमात्मा को पुकार कर, यानी कि परमात्मा से मांगा गया बच्चा। तीनों में जमीन आसमान का अंतर है। मन से जब भी हम संतान पैदा करते हैं तो मामला बनता है प्रेम के द्वारा उत्पन्न संतान, यानी पति और पत्नी जब प्रेम पूर्वक ये विचार करते हैं कि हमें संतान प्राप्त करनी चाहिए, और दोनों का मोटो एक ही होता है, उत्तम प्रकृति की, उत्तम चरित्र की संतान हमें चाहिए, तो वह संतान मन के द्वारा उत्पन्न की गई संतान की श्रेणी में आती है।
मस्तिष्क के द्वारा, कभी कभी वंशवृद्धि के लिए, समाज के दबाव में कि लोग क्या कहेंगे, या एक उम्र के पड़ाव पर आने पर कि चलो अब हमें संतान पैदा कर लेनी चाहिए। ये होती है दिमाग के द्वारा। ये बहुत ही कमजोर प्रकृति की संतानें कही जाती। और तीसरी संतान परमात्मा को पुकार कर, परमात्मा को याद करके जो संतान पैदा हुई, ये उच्चतम श्रेणी की संतानें होती हैं। जब करते हैं और परमेश्वर से पाठ करते हैं, वो उत्तम श्रेणी की संतान की गिनती में आती है। एक संतान होती है निकृष्ट प्रकार की। निकृष्ट प्रकार की वो होती हैं जो स्वयं दुखी रहती हैं, नशा करती हैं, समाज को, सोसाइटी को बहुत दुख पहुंचाती। गुंडे, बदमाश, स्मगलर, स्मैक का सेवन करना, तरह तरह के जो भी ऐप हो सकते हैं, वो स्वयं को भी दुखी करते हैं और दूसरे लोगों को भी दुख पहुंचाते हैं। ये होती हैं बिना मन की संतानें, बिना प्लानिंग की संतानें, जिसमें स्त्री और पुरुष का आपस में कहीं कोई संजोग संबंध नहीं बनता। वो निकृष्ट श्रेणी की संतान होती है। इन संतानों के द्वारा केवल और केवल दुख प्राप्त होता है। जो मन के द्वारा पैदा की गई संतानें होती हैं, वो स्वयं के लिए भी अच्छी होती हैं और अपने माता पिता के लिए भी बहुत अच्छी होती हैं। अब आज की क्लास में पहला सूत्र यही कि हमें इस बात को समझना होगा कि संतान उत्पन्न करने से पूर्व D7 चार्ट में कौन सा ग्रह कमजोर स्थिति में है। अगर आप पुरुष हैं तो आपके लिए 3 ग्रह बहुत बड़ा रोल निभाएंगे। पहला ग्रह होगा सूर्य, दूसरा ग्रह होगा शुक्र और तीसरा ग्रह होगा गुरु। गुरु है परमात्मा की याद में, परमात्मा के प्रेम में, परमात्मा के आशीर्वाद से उत्पन्न करने की शक्ति प्रदान हुई। एक प्रकार से मैं कहूं, यदि D7 चार्ट में आप गुरु ग्रह के द्वारा परमात्मा के आशीर्वाद को ढूंढते हैं, ये परमात्मा का आशीर्वाद आपको है या नहीं है संतान पैदा करने के लिए। अगर ये आशीर्वाद अच्छे स्तर पर नहीं होता तो या तो संतान ही नहीं होती, और संतान होती भी है तो संतान आपके लिए चिंता का विषय हो सकती है। तो गुरु ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य, जितना अच्छा सूर्य D7 चार्ट में होगा, उतना ही अच्छे स्तर की संतान आप इस संसार में लाने की शक्ति को रखती है। मतलब कि आपकी आत्मा, जिसको हम सूर्य के द्वारा देखते हैं, और D7 चार्ट में सूर्य की स्थिति वो दिखाती है कि आपके अंदर का मैग्नेटिक फोर्स कितने अच्छे स्तर की संतान को इस संसार में लेकर के आया है। ये बहुत ही जबरदस्त विषय है। एक अभी हम लोगों ने D12 चार्ट को पढ़ा, आज हम पढ़ रहे हैं D7 चार्ट, यानी कि आपकी खुद की संतानें। D12 में पढ़ा आपसे ऊपर के लोग, आपके पिता, दादा, परदादा। अब यहाँ पर पढ़ने वाले हैं आपकी पुत्र, आपके पौत्र, आपके पड़पोत्र। आप जिस पीढ़ी को आप संसार में लेकर के आ रहे हैं, ये उसका एक चार्ट है। यहां से मैं रेमेडियल बातें करूंगा, क्योंकि टेक्निकल बातें सब कुछ सर ने बता दी है। D7 चार्ट इस बात को भी रिप्रेजेंट करता है कि जब आप संतान पैदा करने की प्लानिंग करते हैं, उस समय आपकी मन स्थिति कैसी है, आपके और आपकी वाइफ के संबंध कैसे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब
आपकी वाइफ संतान के लिए तैयार होती हैं, वो कंसीव करती हैं, उस समय मनोस्थिति कैसी रही। ये एक प्रकार का मैप है, उस चीज को समझने वाली बात है। क्या चीज है इसमें? हम लोगों को कहीं क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हम गरीबी की बातें कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। कभी कभी मैं तो हमेशा कहता हूं कि जो स्त्री 9 महीने तक संतान को गर्भ में रखती है, वो तो उसको सावधानी तो बरतनी चाहिए, परंतु पुरुष को भी उतनी ही सावधानी बरतनी चाहिए। आप ये समझ लिए, आप संसार को एक बहुत बड़ी नियामत देने वाले हैं, एक बहुत बड़ी नया जीव देने वाले हैं। ऐसे में गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। लड़ाई झगड़ा पति पत्नी के बीच में नहीं होना चाहिए, ये तो सब मानते हैं, परंतु आप अपने विचारों को अगर शुद्ध नहीं कर पाते तो ये मत सोचिए कि बच्चा नहीं सुन रहा है। बच्चा पिता के विचारों से अवगत है, बच्चा माँ के विचारों से अवगत है। यदि किसी व्यक्ति के, नौजवान व्यक्ति के D7 चार्ट में कोई ग्रह गड़बड़ है, तो ये 9 महीने उस ग्रह को सुधारने के लिए है। आपके पास एक और अवसर है। ये प्रेडिक्टिव चार्ट कम है, मेरा अपना मानना है D7 चार्ट बहुत ज्यादा प्रेडिक्टिव नहीं है, अपितु एक मन स्थिति, एक सिचुएशन को दर्शाता है। ये ध्यान रखिए, ये चार्ट आपका जब ही बन गया था जब आप समय संसार में आए थे, जब आप संसार में आए थे, जब आप D7 चार्ट भी साथ में लेके आए। पूर्व जन्म के पुण्य जो आपको आपकी संतान के विषय में बताते हैं, ये उसका चार्ट है, ये उसका रिफ्लेक्शन है। ये उस समय जब आप पिता बनने वाले होंगे, उस समय की मनोस्थिति के बारे में बताने वाला चार्ट है। मैं यहाँ पर ये पॉइंट रखने आया, यदि कोई ग्रह, जैसे मैं सूर्य की बात कर रहा हूं, किसी व्यक्ति की कुंडली में, खास करके D7 चार्ट, यदि सूर्य अच्छा नहीं है तो उसको पूरे 9 महीने, मैं तो कहूंगा 12 महीने तक, संतान होने से पहले और पूरे 9 महीने तक उसको सूर्य की रेमेडी करनी चाहिए। नहीं तो ये सूर्य, ये समझ लीजिएगा, ये सूर्य आगे चल करके आपके ही संतान की कुंडली में नेगेटिव के रूप में रिफ्लेक्ट होने वाला है। यानी कि पहले प्रिकॉशंस लेकर के ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। नंबर 2 बात, अगर आपको कैसी संतान चाहिए, क्योंकि संतानें को हम ही अट्रैक्ट करते हैं, हम ही उन आत्माओं को अट्रैक्ट करते हैं जिन आत्माओं का कार्मिक सिचुएशन बिल्कुल हमारे जैसी है। जैसे कि हमारी कार्मिक सिचुएशन, जब 2 कार्मिक सिचुएशन आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, तो किसी आत्मा का जन्म, आत्मा शरीर धारण करती है और इस संसार में लेकर के आती है। मैं ज्यादा लंबा क्लास नहीं पढ़ाऊंगा, बिल्कुल आप लोग चिंता ना करें, मैं बहुत शॉर्टकट में बस ये चीजें बताने वाला हूँ। मेरा मकसद आज की क्लास में सिर्फ रेमेडियल बताने का है कि आप उन नौजवानों को रेमेडीज जरूर सजेस्ट करें। इसमें मंत्र विशेष योगदान देंगे। खास करके अगर संतान उत्पन्न नहीं हो रही है और आप दोनों यानी कि पति पत्नी ये चाहते हैं कि संतान हो, तो उन्हें विशेष करके भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण जैसा पुत्र उन्हें प्राप्त हो। यदि वो ये प्रार्थना किसी तीर्थ स्थान पर जाकर के, किसी शुभ नदी के किनारे जाकर के या समुद्र के किनारे जाकर के करते हैं या उनके मंत्र का जाप करते हैं, तो ये समझ लीजिए
कि उनको संतान जो भी उत्पन्न होगी वो बेस्ट से बेस्ट होगी। ये एक चीज ध्यान रखिएगा, D7 चार्ट को आप क्रॉस ओवर कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। यही कारण है जब हम D7 चार्ट के बहुत सारे लोगों की कुंडलियों को जब आप विश्लेषण करेंगे, बहुत सारी D7 चार्ट आपको टोटल कंफ्यूज कर देंगे, क्योंकि वो चीजें उनके बच्चों के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करेंगी और आप हैरान हो जाएंगे। पर आप उन माता पिता को अगर बहुत करीब से जानेंगे या वो आपको बताएं तो आप हैरान रह जाएंगे। उनके माता पिता ने जरूर कुछ ऐसे पुण्य कर्म किए होते हैं उनके पैदा होने से पहले, जिसके कारण उनके उन प्लेनेटरी सिचुएशन में बहुत ज्यादा निखार आ जाता है। और D7 चार्ट जिस बातों को प्रदर्शित कर रहा है वो चीजें नहीं घटती, और केवल उन्हीं लोगों के लिए टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो रेमेडीज को करते हैं। जो नहीं करते हैं फिर D7 चार्ट अपना पूरा पूरा रोल अदा करेगा, ये चीज को ध्यान रखिएगा। गुरु ग्रह परमेश्वर का आशीर्वाद है जिसके द्वारा हमें संतान प्राप्त होती है। यदि गुरु ग्रह बहुत अच्छा है, बहुत मजबूत सिचुएशन में है, तो संतान उसको बहुत फायदा करती। फायदे का मतलब क्या होता है? फायदे का संतान के मामले में एक ही मतलब होता है, संतान का आज्ञाकारी होना। ध्यान से समझिएगा, इसका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, इसका अन्य चीजों से कोई लेना देना नहीं है। पढ़ाई, शिक्षा, दीक्षा आप बिल्कुल वैसे ही देखें जैसे सर ने आपको देखने के लिए बताया है, परंतु गुरु की अच्छी स्थिति केवल और केवल संतान के अच्छे बिहेवियर और आप आज्ञाकारी होने की बात को बताती है। सिंपल मेरा आज की क्लास में यही कहना था, D7 चार्ट के ग्रहों को पहचानो। यदि वो ग्रह खराब स्थिति में है और अभी आपके संतान उत्पन्न किसी ने नहीं की है तो उन ग्रहों की रेमेडीज बहुत जरूरी है। संतान हो चुकी है तो आपके पास केवल और केवल एक ही प्लेनेट बचता है, वो है जुपिटर। सिर्फ जुपिटर की लगातार रेमेडीज करने से आपकी संतान को हेल्प प्राप्त होती है और बाकी दूसरा कोई आपके पास साधन नहीं बचता है। मेरा थोड़ा सा इस मामले को लेकर के थोड़ा मत अलग है कि D7 चार्ट का लगन का लॉर्ड अगर कमजोर है तो हम लगन के लॉर्ड की जो है रेमेडीज करें, या पंचम का लॉर्ड कमजोर है तो उसकी रेमेडीज करें। ये मेरा मानना है, इससे ज्यादा लाभ प्राप्त नहीं होता। इसकी रेमेडीज को आप संतान पैदा होने से पहले उन लोगों को बताएं। पैदा हो चुकी हैं तो गुरु की रेमेडी करवाएं। गुरु बहुत अच्छा है, कोई चिंता करने का विषय नहीं बनता है। संतान का बहुत प्रेम, बहुत स्नेह मिलेगा ही मिलेगा। D7 चार्ट के 4th हाउस बिल्कुल उसी प्रकार से है जैसे आपके D1 का चार्ट का 4th हाउस है, नामांश का 4th हाउस है, ऐसे ही D7 का 4th हाउस। लॉन्ग टर्म तक आपको संतान का सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा तो वो आप चतुर्थ भाव से भी देख सकते हैं। अगर लड़की है उसका D7 चार्ट को आपको ढंग से देखना है तो चंद्रमा, मंगल और गुरु, 3 प्लेनेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लड़के की कुंडली में सूर्य, शुक्र और गुरु, इनको विशेष तवज्जो देनी है आपने। इन प्लेनेट को बहुत ढंग से समझना है। ये प्लेनेट कमजोर नहीं होने चाहिए, नहीं तो अपने अपने स्तर पर ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। सर आज मुझे लगता है काफी टाइम हो गया नहीं, है, आपने बहुत अच्छा बताया। आपको बहुत तो बहुत मैं हम इसको कभी फिर करना पसंद करेंगे। मेरे को 3 प्लेनेट कौन से बताए, प्लीज बताएंगे एक बार। चंद्रमा, है मंगल जी, और लेडीज के फीमेल केस में चंद्र, मंगल और गुरु। गुरु। ओके, चंद्रमा, मंगल और गुरु। वैसे तो इसमें बहुत सारे केस बनते हैं। कभी कभी ऐसा होता है संतान पैदा होती है पर पति पत्नी में प्रेम नहीं होता, पर संतान पैदा हो जाती है, वो क्या सिचुएशन है। कभी कभी पति पत्नी टेक्निकली बच्चा तो पैदा कर देते हैं पर उनमें से एक ऐसा खुराफाती आदमी जरूर होता है, लड़का या लड़की,
जो संतान पैदा करना नहीं जानता, मतलब करना नहीं चाहता था, यानी कि वो किसी भी स्पिरिचुअल दबाव, फैमिली दबाव या सोसाइटी के दबाव के कारण संतान पैदा तो कर लेते हैं। इनकी अपनी अपनी इक्वेशंस होती है। एक होता है जब पति पत्नी इतने प्रेममय हो जाते हैं और पत्नी सब कुछ समर्पण भाव से एक संतान को पैदा करती है, और उसकी एक निशानी होगी, अगर कभी भी औरत कहे कि हमें अभी बच्चा नहीं पैदा करना है, समझ लेना उसके मन में खोट है। अगर लड़का कहे अभी हमें बच्चा नहीं पैदा करना, आदमी के मन में खोट है। और दोनों अगर कहें हमें अभी बच्चा पैदा नहीं करना, समझ लेना दोनों के मन में खोट है। ये पहचानने का आपको मैं एक बहुत ही जबरदस्त तरीका बता रहा हूं। अगर मन में खोट है तो वो जो संतान आएगी, उस संतान खुद भी दुखी रहने वाली है, उसको कुछ ना कुछ कष्ट मिलेगा, और वो आपको भी कष्ट रूप में आएगी, या वो किसी भी कारण से। दूसरी बात, पति पत्नी के संबंध संतान को कंसीव करते ही कैसे होंगे, ये बात भी D7 चार्ट ही डिसाइड करेगा। और संतान आने के बाद पति पत्नी के संबंधों पर क्या फर्क पड़ने वाला है, ये भी D7 चार्ट ही डिसाइड कर। ये बहुत डेप्थफुल चार्ट है, मैं आपको फिर बार बार कहूंगा, डेप्थफुल चार्ट है, इसकी बहुत ढंग से स्टडी होनी चाहिए। और हमारी सनातन धर्म को मानने वाले लोगों को आज से पहले उन्हें D7 चार्ट जरूर पढ़ाया जाना चाहिए। D7 चार्ट के विषय में आप सबसे ज्यादा बात करो, कोई न्यूली मैरिड कपल आता है तो जरूर देखो, आज कल पढ़े लिखे मूर्खों का जमाना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आज कल पढ़े लिखे मूर्खों का जमाना है, और उनकी पढ़ाई लिखाई पर मत जाइए। उनकी PhD की डिग्रियां बिल्कुल जीरो है, क्योंकि वो नहीं जानते कि संसार में जीना कैसे है। वो नहीं जानते प्रकृति उनसे क्या मांग रही है। वो नहीं जानते असली खुशी किसमें है। असली खुशी संतान में है, क्योंकि यह ध्यान रखिए, जब हम संतान की बात करें, जब हम D7 चार्ट की बात करें, तो हम पंचम भाव के प्रेम की भी बात कर रहे हैं, हम लव की भी बात कर रहे हैं, हम आनंद की भी बात कर रहे हैं, हम अपने प्रेमी और प्रेमिका की भी बात कर रहे हैं। ये उसी का तो एक्सटेंशन, ये उसी का एक्सटेंशन, यानी संतान में हमारा प्रेम समाता है। इसलिए सप्तम भाव आपका विवाह है, तो उसका 11वां, यानी कि आपके विवाह का लाभ संतान है। सप्तम से 11वां पंचम आता है। बिल्कुल नहीं भूलना, हमारा भविष्य हमारी औलाद के हाथ। हमें अपनी औलाद का सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, असली परीक्षा बुढ़ापे में होनी है। इसलिए भविष्य भाव यही है। D7 चार्ट भविष्य भाव है हर इंसान का। तो हर व्यक्ति को अपना भविष्य सुधारने के लिए विवाह के तुरंत बाद D7 चार्ट की रेमेडीज करना बहुत जरूरी है, नहीं तो यहीं से भविष्य बिगड़ जाएगा। लोग कहते हैं विवाह के बाद भविष्य बिगड़, मैं कहता हूँ संतान जब आप पैदा करने चलते हो तो भविष्य बिगड़ता है। हमारे पास इतने केसेस आते हैं, संतान हो जाती है, पति पत्नी अलग हो जाते हैं, डिवोर्स के केस फाइल हो जाते हैं, और फिर माँ बाप संतान के लिए फाइट करते हैं। आप सोचिए वो संतान किस रूप में आई। आप सोचिए संतान होने के बाद पति पत्नी के बीच में कितना बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, कितना बड़ा। भरी जवानी में संतान का चले जाना, भरी जवानी में संतान की डेथ कर जाना, आप सोचिए ये सजा किसी, क्या संतान को मिली, मरने वाले को नहीं। अब आपको 50 साल की उम्र में, 55 साल की उम्र में किसी की संतान चली जाए, बूढ़े होने की जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल 70 या 80 साल की बूढ़े व्यक्ति की तरह फील करने लग जाता है, क्योंकि वो अंदर से खत्म हो चुका होता है। सबसे बड़ी मार है, बड़े से बड़ा नेता, बड़े से बड़ा बहादुर आदमी हर चीज को झेल लेता है, अपनी औलाद के दुख को नहीं झेल सकता। मैं हरियाणा के हमारे बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री की बात बताता हूँ, चौधरी बंसीलाल। चौधरी बंसीलाल बहुत ही दबंग और बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री रहा अपने जीवन के अंदर, और सब मानते थे। परंतु जैसे उसके पुत्र की लाश उसने देखी, वो फपक के रोया, और 1 साल भी नहीं निकाल पाया। नहीं, वो कहता था मैं फिर से मुख्यमंत्री बनूंगा। मुख्यमंत्री तो बनना दूर, वो खटिया के लग गए।
तो आप सोचिए कितने बड़े बड़े लोगों के साथ क्या बीतती है। संतान में दुनिया का सबसे बड़ा दुख देने की कैपेसिटी संतान में है, और दुनिया का सबसे बड़ा सुख देने की कैपेसिटी सिर्फ संतान में है। आप एक रिमोट कंट्रोल की तरह, जिसमें सुख लिखा है एक तरफ दुख लिखा है, और ये रिमोट कंट्रोल सिर्फ आपके हाथ में नहीं होता, ये आपके संतान के हाथ में होता है। अगर गलती से आपकी संतान ने दुख वाले बटन पर बटन दबा दिया तो सोचिए आपका क्या हाल होगा। अगर सुख वाले पे दबा दिए, सोचिए कितना आनंद हो। ऐसा नहीं है कि संतानें हमेशा गलत हुआ करती हैं, परंतु मिलती हैं तो संतानें केवल और केवल ग्रहों के प्रभाव से, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ग्रहों के प्रभाव से ही उत्तम संतान प्राप्त होती है। अगर मेरा ये मानना है D7 चार्ट कहीं भी प्रॉब्लम है तो सुधारने की जिम्मेवारी हमारी है। बाद में कुंडलियों का विश्लेषण करते करते थक जाओगे, कुछ नहीं निकलेगा। अगर संतान विशेष करके 18 साल की उम्र पार कर गई, ये मैं विशेष रूप से कह रहा हूँ, तो आपके हाथ में सिवाय गुरु ग्रह को बनाने के कुछ नहीं रह जाएगा, बाकी कुछ नहीं हो पाएगा। और उससे पहले सूर्य, शुक्र और गुरु, 3 ग्रह आपके हाथ में, अगर आप पुरुष हैं तो उसके बाद सिर्फ गुरु रह जाएगा, और लंबी रेमेडीज के बाद संतान में फर्क पड़ेगा। मेरे पास एक केस आया था, बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ आपको, उसका बच्चा बहुत गलत संगत में चला गया, बदमाशों के साथ चला गया, ब्राह्मणों का ही बच्चा था, और हर ऐब वो करने लगा। तो पिताजी आए उसके, 23-24 साल का लड़का था। मैंने कहा अंकल जी, सिर्फ और सिर्फ गुरु ग्रह का ही आप 3 साल लगे। लड़का नौकरी करने लग गया, सारे ऐप छोड़ दिए, सब दोस्तों को छोड़ दिया, शादी भी हो गई, उसके बच्चा भी हो गया, आज वो बिल्कुल सही रास्ते पर है। बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ आपको, सिर्फ और सिर्फ गुरु ग्रह, गुरु ग्रह के पास बहुत बड़ी ताकत है। तो मेरा ये मानना है, बाद में मशक्कत करें, इससे पहले आने वाली पीढ़ियों को इस D7 चार्ट के बारे में बताएं। उनको, और लड़की है तो उसको प्रेगनेंसी की इम्पोर्टेंस बताएं। लड़कियों को शुरू में विवाह से पहले समझाएं, बाद में मत बोलिए लड़का पसंद नहीं है, जो करना है सो अब कर लो। बाद में लड़कियों की बहुत बड़ी गलती होती है, वो गलती लड़का पसंद नहीं आ रहा। ऐसी मूर्खताओं को अंजाम मत देने दे। ये माँ बाप की गलती है कि बच्चों को सही तरीके से ज्ञान ना देने के कारण लड़कियां बाद में हल्ला मचाती हैं। मैं साफ स्पष्ट कह रहा हूँ, लड़कियां हल्ला जो मचाती हैं वो माँ बाप की मूर्खताओं का परिणाम है। लड़कियां बहुत अच्छी होती, ध्यान से समझिए, लड़कियां बहुत अच्छी होती हैं, वो माँ बाप की सबसे ज्यादा आज्ञाकारी संतान होती है। अगर लड़की का चाल चलन अच्छा नहीं है, लड़की की चीजें बिगड़ गई हैं, लड़की अपना घर संसार नहीं बसा पा रही है, तो समझ लेना माँ या बाप में से एक कल्प्रिट। किसी को मत पकड़ना, माँ बाप को पकड़ना बस। माँ बाप ने कोई ना कोई बहुत बड़ी मिस्टेक की है, जिसका असर लड़की पर पड़ा है, और लड़की अब अपना घर नहीं बसा। घर बसाने की जिम्मेवारी माँ बाप की है, और हम सोचते हैं इन बच्चों की है। नहीं, उनको आपने पढ़ाई तो दिलानी चाहिए, और साथ में जीवन में हमें कहाँ कहाँ सुख मिलता है। हमें सुख मिलता है विवाह में, घर संसार बसाने में, अपना परिवार बनाने में, हमें सबसे बड़ा सुख है इंसान में। और वही सुख प्राप्त कैसे करना है, माँ बाप नहीं सिखा। फिर मेरा ये मानना है, उस शिक्षा का क्या फायदा। आज मुझे बड़ा दुख होता है जब बहुत पढ़े लिखे लड़के, कोई कहता है मैं 2 लाख रुपए महीने कमा रहा हूँ, कोई कहता है मैं 5 लाख रुपए महीने करा रहा हूँ, घर बिखरा रहे। और साथ में ज्योतिषियों के साथ बहुत बड़ी समस्या है, ये ध्यान रखना, ज्योतिषियों के साथ सबसे बड़ी समस्या है अपनी फैमिली लाइफ को बरकरार रखने में, उनके साथ सबसे ज्यादा। और ये पढ़े लिखे महामूर्ख होते हैं, जब तक ये आगे एक स्तर को, ज्योतिष के स्तर को पार ना कर जाए, सबसे बड़ी गलतियां करते हैं। जिन लोगों ने छापाधारी बन जाते हैं ना, जो ज्योतिषी छापाधारी होते हैं, ध्यान रखना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, आंख बंद करके कह देना इनकी मैरिज लाइफ खराब, आंख बंद करके कह देना इनकी मैरिज लाइफ खराब।
मेरी प्रेडिक्शन बिल्कुल गलत नहीं मिलेगी। कोई न्यूमरोलॉजी देखने की जरूरत नहीं है, कोई कुंडली देखने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं देखने की जरूरत। फिर आप कहोगे ये कैसे हुआ, इस पे विचार करना। ये आप ही की कुंडली से निकल करके आया है, ये D7 चार्ट से निकल के आया है, ये आपके पंचम भाव से ही निकल करके आया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। संतान के साथ आपका पूरा जीवन एक छत्र पे खड़ा हुआ है। बहुत सारे लोग कहते हैं, महिला भी कहती है, हम तो सिर्फ अपनी औलाद के लिए जी रहे हैं। आदमी कहता है, यार मैं तो अपनी औलाद के लिए कर रहा हूँ। सोचिए, जीवन का 90% आदमी अपनी औलाद के लिए कर रहा है, तो कौन सा चार्ट इंपॉर्टेंट है? D7 चार्ट कितना इंपॉर्टेंट है? जब आपका 90% जीवन D7 पर टिका हुआ है और हम D7 चार्ट को इग्नोर कर जाते हैं, D7 को बहुत तवज्जो नहीं देते। मेरा ये मानना है, ज्योतिषी लोग बहुत कंफ्यूज हैं D7 चार्ट के चक्कर में। तो और मैंने एक वीडियो देखा, समझा रहा है कि आ, बस क्या बताऊं, क्या क्या उसमें बताया गया, समझा। किताब के पिट्ठू नहीं बनना, किताब के पिट्ठू नहीं बनना, लॉजिक के साथ चलना, और इसको पंचम भाव से कनेक्ट करके चलना है और समझना है ऋषियों ने संतान के विषय में क्या, समझना है ये प्रकृति ने संतान के विषय में क्या कहा, और समझना है हमसे क्या चूक हो गई। अपने 9th मंथ के बिहेवियर को समझना है कि हुआ क्या। अगर लड़का लड़की की एक्स्ट्रा केयर कर रहा है 9th मंथ के अंदर, आपका बच्चा सुन रहा है, आपका बच्चा सुन रहा है, ये ध्यान रखिएगा। अगर औरत पति की सेवा कर रही है 9th मंथ के, बच्चा आपका सुन रहा है, उस बच्चे का कभी घर संसार नहीं बिगड़ेगा। ध्यान रखिए, बच्चा पेट में, आप मर्द आते गाली गलौज करता है, घर में आकर के शराब पी करके आता है, उल्टी सीधी हरकतें करता है, आप ये सोचिए बच्चा सुन रहा है। आप नॉन वेज खा करके घर में आ रहे, नॉन वेज की बातें हो रही है, बच्चा सुन रहा है, ध्यान रखिएगा। आपने प्रोजेक्ट की तरह सोचना है, जैसे आप अपने बिजनेस को चलाने के लिए प्लानिंग बनाते हैं, ये प्लानिंग से भी बड़ा ड्रीम्स का खेल है। ये बहुत बड़ा ड्रीम है लाइफ में। सबसे बड़ा ड्रीम पैसा कमाना नहीं होना चाहिए, मेरा मानना है बहुत बड़ा ड्रीम ये होना चाहिए, आप इस संसार में किस स्तर की संतान लेकर के आ रहे हैं। चर्चाएं इस बात पे होनी चाहिए कि आपके संतान का स्तर कितने लेवल का है, उसका मेंटल लेवल क्या हो। पढ़े लिखे मूर्ख पैदा करने से कुछ नहीं होना ज्यादा। पहले से दुनिया संसार में दुखियों की कमी नहीं, एक दो और हमने छोड़ दी, का कोई लाभ नहीं होने वाला। इमोशनल कॉन्सेंट बहुत बड़ी चीज है, वो सोसाइटी में रम पाएगा कि नहीं रम पाएगा, ये सब बहुत सारे स्तर हैं। मेरा ये मानना है, मुझे समय कम मिला है, तो और अभी समय भी हो चुका है, इस समय तक मेरी भी एनर्जी ड्रेन हो जाती है और मैं पढ़ नहीं पाया सर को, और सर ने जरूर अवश्य इन सब बातों को इन्वॉल्व किया होगा, क्योंकि मैं पढ़ नहीं पाया। तो मेरा ये मानना है, आपको एक आयाम, एक दृष्टि, इस दृष्टिकोण से भी देखना चाहिए, इसको स्पिरिचुअल दृष्टिकोण से भी आपको देखना चाहिए, इसको नैतिकता के दृष्टिकोण से भी देखना चाहिए, और इसको सामाजिकता के दृष्टिकोण से भी देखना चाहिए। ये निहायत बहुत इम्पोर्टेंट विषय है। इसके विषय में मेरा ये मानना है, बहुत बड़ी विस्तार पूर्वक चर्चा होनी चाहिए। और कभी मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा, कभी वक्त मिलेगा, परमात्मा चाहेगा तो कभी D7 चार्ट के ऊपर बड़ी विस्तार से चर्चा करेंगे, ये निहायत जरूरी। सर मुझे लगता है कि जी, आपने बहुत अच्छा बताया। इनफैक्ट ये तो एक जितने भी डिविजनल चार्ट हैं ओशंस हैं। मतलब डिविजनल चार्ट पे ना 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, अगर आप चाहो तो 17-18 क्लास एक डिविजनल चार्ट पे की जा सकती हैं, जितने आपने एस्पेक्ट बताए। लेकिन जो आपने जो पहलू उठाया है, रेमेडियल पहलू, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और आपने जो लास्ट में कहा था, इसीलिए हम कहते थे कि जो जितने भी हमारे मतलब हमारे पितामह वगैरह होते थे, नाना वगैरह होते थे, वो लोग ये कहते थे कि जो प्रेग्नेंट लेडी को ना सत्संग में जाना चाहिए, कीर्तन में जाना चाहिए। इसी तरीके से जो कीर्तन वगैरह का, मंदिर का माहौल, घंटियों का माहौल, और उसी प्रकार से चालीसा पढ़ना और ओम जय जगदीश वगैरह करना, आरती करना, ये सब जो है ना, अब ये छठे सातवें महीने से ही जो है
उसको इसमें डाल देते थे, क्योंकि जो बच्चा है ये माना जाता था 6-7 महीने के बाद से बच्चा समझने लगता है, सीखने लगता है। तो इसीलिए सर, क्या हुआ कि जब मैं, आप ये समझिए कि हमारे फादर भी इसको फॉलो करते थे। तो मेरे फादर बताते थे जब ये 3 साल का था, मतलब मैं 3 या 4 साल का रहूँगा, तो मैंने ये जो गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, ये मुझे याद हो गया था। और फिर मैं थोड़ा डरपोक भी था, तो चौथी 5वें साल से तो मैं हनुमान चालीसा पूरी मुझे याद हो गई थी, क्योंकि मुझे भूतों से डर लगता था। तो उसमें हनुमान चालीसा में कहते हैं ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हर ज्योतिषी डरपोक होता है, आप चिंता मत करें, आप कोई अकेले नहीं है। तो नहीं, मैं सही बता रहा हूँ जी। ज्योतिषी के बनने के पीछे एक बहुत बड़ा पहलू डर होता है। हाँ, तो मैं जो है ना 4 साल की उम्र से तो मैं हनुमान चालीसा जोर-जोर से पढ़ने लगा था। तो मतलब ये आप समझिए। तो ये सर संस्कारों का देखिए, तो होता है। मेरा ये मानना है, जैसे प्रदीप जी बहुत अच्छा विषय लेकर के चल रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं वैदिक ज्योतिष। हुँ, ज्योतिष में और वैदिक ज्योतिष में जमीन आसमान का अंतर है, पर लोग नहीं समझ पाते। अगर हम जब ज्योतिष पढ़ते हैं तो इसका मतलब हम प्योर टेक्निकल पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, हुँ, पर जब हम वैदिक ज्योतिष बात करते हैं तो हम ऋषियों की बात कर रहे हैं, हम वास्तविकता की बात कर रहे हैं, हुँ, हमारे ऋषियों की फिलॉसफी की बात कर रहे हैं, जो कहीं और नहीं होता। आप केपी पढ़ें, नाड़ी पढ़ें, बल्कि हम ही लोग करवा रहे हैं उस चीज को। आप लाल किताब पढ़ें, परंतु ऋषियों का दृष्टिकोण उसमें नहीं मिलेगा। वैदिक में ऋषियों का दृष्टिकोण मिलता है। वैदिक में आपको एक ऐसा आयाम मिलता है जो आपको परम सत्ता के साथ जोड़ता है, जो आपको एहसास कराता है, मेरे भाई तुम पहले कुछ भी नहीं थे, आज मौका मिला है। अगर तुम्हारे पास ऋषियों की सत्ता के साथ कनेक्ट होने का तुम्हें तरीका मालूम है, तो आने वाले भविष्य में चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज ओनली आप कठपुतली हैं। डीएनए चेंज किया जा सकता है, ये सिर्फ हमारा डिविजनल चार्ट बोल सकता है। यू कैन चेंज योर डीएनए। अगर हम मेडिकल भाषा में कहेंगे तो कहेंगे इम्पॉसिबल, परंतु हमारा ऋषि कहते हैं यू कैन चेंज। अगर वो चेंज की बात नहीं करते तो कभी भी मंत्रों की बात नहीं करते। पंडित जी, मैं आपको एक बात और बताऊँ कि जो बच्चों के जो चंद्र और मंगल होते हैं ना, बच्चों के चंद्र मंगल माता-पिता के पंचम भाव पंचमेश, 9th हाउस 9th के लॉर्ड, इनके साथ में संबंधित होना ही डीएनए टेस्ट होता है। कभी किसी ने भी अगर देखना है कि वो बच्चा जो है वो हाँ, ये बीपी गोयल साहब ने भी अपनी बुक के अंदर ये पॉइंट लिखा हुआ है, पर हाँ, उन्होंने ये नहीं बताया ये डीएनए टेस्ट होगा कैसे, क्योंकि ये बात तो सिर्फ मुझे ही पता है। तो डीएनए टेस्ट की किट तो हमारे पास है, वो उनके पास नहीं है। हम्म, नहीं, मैं वास्तव में कह रहा हूँ, देखिए पॉइंट को लिख करके छोड़ करके चले जाना आधा अधूरा। हम्म, वो कहते हैं ना, खुजली की खुजली करके छोड़ के भाग जाओ। हम्म, डीएनए किट क्या, क्या उन्होंने इस बात को लिखा कि लड़का क्या अपने माँ बाप की सही संतान है, नहीं है? और मैं कहता हूं कि क्या होता है कि कई बार मार्केटिंग पुट आ जाता है। मार्केटिंग पुट में क्या होता है, कोई ऐसी बात छोड़ दो और फिर भाग जाओ। हम्म, मैं तो चलो मजाक में कह देता हूँ कि मैंने ऊपर फोन किया है, मैंने ऋषियों को फोन किया, वो तो आप सबको पता होता है, मैं मजाक के वे में कहता हूँ। बट मैं देखता हूँ कि कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट बोल देते हैं और भग जाते हैं। अब उनकी बुक में ये पॉइंट मैंने बहुत पहले पढ़ा था, बहुत पहले, हम्म, मैंने उसके बाद पुस्तक नहीं पढ़ी, हम्म, क्योंकि वो खुद नहीं पता। मैं ये ऑन रिकॉर्ड कैमरे पे कह रहा हूँ, बुजुर्ग आदमी है, पर मैं कैमरे पे ये बात बहुत गुस्से के साथ कह रहा हूँ, दमदार तरीके से मैं बात को कह रहा हूँ। देखिए मुद्दा क्या है, हम कह रहे हैं डीएनए टेस्ट है, हम्म, पर हाउ? अब हाउ के बाद हवाइयां उड़ जाएंगी। हम्म, उसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? हमें हरिवंश पुराण में जाना पड़ेगा, हमें गोपाल सहस्त्र नाम में जाना, हमें बहुत सारी ऐसी चीजें, यहाँ नहीं है आंसर उसका। डीएनए टेस्ट की किट D7 चार्ट में नहीं है।
उसका आंसर कहीं और छिपा हुआ है। जैसे हर मंत्र जाप का एक पासवर्ड दिया हुआ है, और पासवर्ड वहां पर नहीं है जहां पर मंत्र लिखा हुआ है, पासवर्ड कहीं और लिखा हुआ है। चलिए, बहुत डेप्थफुल बात हो जाएगी, आज लंबा हो गया। हाँ प्रदीप जी, आप बताइए। केपी में साहब डीएनए टेस्ट करते हैं, बीटीआर चेक करते समय लग्न से फादर और मदर का दोनों चेक करते हैं, अगर नहीं आता तो वो बीटीआर ठीक नहीं होता है। तो इसमें नहीं, प्रदीप जी झगड़ा नहीं कराना, बहुत बड़े खड़े खड़े हो जाएंगे लोगों के घरे में, तो वो चीज नहीं करनी है ना। वो चीज नहीं करनी है ना। कई लोग, पता चला शराब बहुत बिकने लग रही है और बंदा जो है लेके पैक बैठा हुआ है और कह रहा है कि मैंने तो सारा इन्वेस्टमेंट अपने बच्चे पे कर दिया, अब प्रदीप जी बता रहे ये बच्चा मेरा ही नहीं है, तो ये तो मामला गड़बड़ा गया। चलिए, वैसे बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मेरा कहने का मतलब यही था। अभी चर्चा करने का मौका मिलेगा करेंगे। पंडित जी, वैसे D7 पे ना संडे की क्लास में आप थोड़ा और बताइएगा। सर, D7 में मेरी है ना संडे की क्लास महाविद्याओं पर चल रही है D10 चार्ट के साथ। अच्छा। वो एक अलग ही आयाम लेकर के चल रहा है मामला। तो अभी आए थे, आपके भी कुछ लोग आए थे, वो आज नदारद है, तो अभी वो चल रहा है D7 का। क्योंकि मेरी जो अब जो नेक्स्ट 2 क्लासेस हैं वो BTR पे, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। अब वो आप कीजिए सर, ये टेक्निकल और समझदारी वाला मामला है, तो समझदारी वाले मामले मैंने आपको दे रखे हैं।